नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज एक वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूं। तो आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो आने वाली है 2.0 उसमें टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के जो भी तैयारी कर रहे हैं उसी से संबंधित है। उसी का अभ्यास सेट इसमें किया जाएगा। ये अभ्यास सेट श्रृंखला का छठा वीडियो है। इसमें हम लोग छठा जो है अभ्यास सेट कर रहे हैं। इसमें बीपीएससी के अनुसार जो टीजीटी पीजीटी के 80 प्रश्नों का जो है पूछा जाता है उसी का अभ्यास कराया जाएगा, ताकि आप लोगों का कैसी तैयारी चल रही है इसका अंदाज़ा और पता रख सके, खुद जो है उसका एनालिसिस आप लोग कर सके। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, अगर जो क्लास मेरा हुआ है उसका सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो 249 रुपये का जो है आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिससे कि आपको पीडीएफ उपलब्ध कराया जा सके। तो जो 249 रुपये का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, मेरे नंबर पे आप लोग फ़ोनपे, पेटीएम या गूगल पे करके जो है उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ताकि मैं उसको पीडीएफ प्रोवाइड किया कर सकूं। अभी तक जितना क्लास हुआ है, जितना प्रैक्टिस सेट हुआ है, सारा का पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा और जितना होगा उसका भी पीडीएफ दिया जाएगा। तो जब तक एग्जाम नहीं होगा आपको मटेरियल उपलब्ध कराया जाता रहेगा। तो आप लोग जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से करवा दें, क्योंकि समय बहुत कम है, मात्र 20 से 25 दिन अब बचा है। 20 से 25 दिन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास सेट करेंगे। लगभग कुछ सब टॉपिक है जो 11th और 12th SCRT का बाकी है उसको टॉपिक को करवा कर व्याकरण वाले सेक्शन को देखेंगे कुछ, उसके बाद जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो जो अभ्यास सेट कर रहे हैं उसमें कितना स्कोर जाएगा उसको जो है अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आपको 80 में कितना सही हुआ है। और जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से करवा दें। दोस्तों, आज मैं पुनः आप लोगों का अपने चैनल हिंदी जंक्शन पे स्वागत करता हूं और आप लोगों को बधाई भी देता हूं कि आप लोगों ने दीपावली को अच्छे से मनाया है और पढ़ने पे ध्यान दिया है। जो मेरे नोट्स से हैं उसको भी रिवीजन करते रहिए और प्रैक्टिस सेट बनाते रहिए। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? आपको इसमें बताना है कि किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में 5000 कवियों का विवरण दिया है। विकल्प आपके सामने है, 4 विकल्प दिया हुआ है, क्योंकि इस बार बीपीएससी में 4 ही विकल्प रहेंगे और निगेटिव मार्क नहीं रहेंगे, तो आपको ये सहूलियत है। दूसरी बात है कि इसमें जो है सीटें जुड़ गई है, तो लगभग 6000 पीजीटी में, 6000 टीजीटी में और 6 to 8 में जितना पहले था उतना ही है। तो सीटें लगभग अच्छी हो चुकी है। आप लोगों का कंपटीशन थोड़ा सा कमा है, लेकिन फिर भी आपको तैयारी मन से करनी है। तो इसका जो है आप लोग जवाब दीजिए। तो आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, विकल्प ग सही होगा। इसका जो सही आंसर है विकल्प ग होगा। मिश्र बंधु ने 5000 कवियों का विवरण दिया है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जिसका आप लोगों ने पहले भी अभ्यास कर चुके हैं। तो आप लोग इसका जो है जवाब दीजिए क्या होगा। तो आप लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। विकल्प जो है खा सही होगा। गारसादा तासी ने सबसे पहले रचना की थी फ्रेंच भाषा में, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करते रहें ताकि सभी इसका लाभ उठा सके और हमें एक मोटिवेशन मिल सके। तो इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तीसरा प्रश्न है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। विसर्देव रासों के संबंध में यह किसकी मान्यता है? आपको बताना है कि यह मान्यता जो है किसकी है। विसर्देव रासों के संबंध में आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का है विसर्देव रासों के संबंध में। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। छठा प्रश्न है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। व्याकरण संबंधी ये जो है ग्रंथ है, आपको पता होनी चाहिए। हेमचंद्र इसके रचनाकार हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन आर्यवार महिला संत है?
इसमें से कौन जो है आदरबार महिला संत हैं आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने हैं। तो आप लोग इसका जो है सही जवाब दे पा रहे हैं क्योंकि टॉपिक में पढ़ाया गया था भक्ति काल में। अगर आप लोग देखे होंगे तो सभी सही जवाब दे, कुछ जो है सही जवाब दे रहे हैं। विकल्प का हो जाएगा। आंडार जो है प्रथम जो है आदरबार महिला संत थी, आदरबार महिला संत थी, एकमात्र जो है आदरबार महिला संत थी, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न है, जन्म कार्य के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। जन्म कार्य के अनुसार निम्नलिखित कवियों का जो है सही अनुक्रम है, क्या आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प जो है ग हो जाएगा। कबीरदास पहले आएंगे, उसके बाद गुरु नानक, उसके बाद दादूदयाल, उसके बाद मलुकदास। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न है, मुसलमान अनुयायी कबीर को किनका शिष्य मानते हैं। मुसलमान जो अनुयायी हैं कबीरदास को किसका शिष्य मानते हैं, आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो जो है थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, आप लोग इसको नहीं पढ़े होंगे। अगर जो पढ़े होंगे सही जवाब दे पा रहे हैं। इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। शेख तकी को जो है कबीरदास के गुरु मानते हैं और जो हिंदू अनुयायी है वो रामानंद को जो है इसका गुरु मानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, रामचंद्र सूक्त के अनुसार कबीर ने अपनी सखियों में सधुकरी भाषा का प्रयोग किया है। सधुकरी उनका क्या सधुकरी से जो है उनका क्या अभिप्राय है, आपको बताने हैं। आपका जो प्रश्न का लेवल है बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी की जा रही है, तो आपको ये दुविधा ना रहे कि आपका जो है स्तर कमतर है, क्योंकि आप लोगों को टीजीटी से नेट लेवल पे तैयारी की जा रही है। तो आपका जो स्तर है बहुत अच्छे हैं। जो 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं और जो 9 to 10 का कर रहे हैं वो सभी के लिए जो है बहुत ही और ज़्यादा फायदेमंद है। वो उबे नहीं, क्योंकि प्रश्नों का स्तर हम लोग ज़्यादा ऊंचा करेंगे तो नीचे वाला खुद हो जाएगा। तो पीजीटी लेवल पे आपका जो है तैयारी की जा रही है, तो आपको दुविधा में नहीं रहना है। हिंदी के लगभग तीनों वर्ग में सिलेबस समान है और बीपीएससी जो है सिर्फ एससीईआरटी एनसीईआरटी करके सिलेबस दिया है, लेकिन वहाँ से पूछा बहुत कम जाता है। 2 अंक पूछे जाएंगे, ज़्यादा हिंदी साहित्य से रहेंगे। तो मैंने हिंदी साहित्य का ज़्यादा प्रश्न रखने का कोशिश किया है ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। तो आप लोग जो है अभ्यास करें और समय निकाल कर समय को मैनेज करें और जो है पढ़ने पर ध्यान दें, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। आप जितना आगे जाएंगे तो हमें खुशी मिलेगी। बीपीएससी एग्जाम को आज आप लोग जो है हल्के में नहीं लीजिए। स्टेट की तरह एक दिन में पाठ कर जो है बीपीएससी नहीं निकाला जा सकता, ये आपको मन में बैठाना होगा, क्योंकि बीपीएससी के लिए आपको जो है तरीके से स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी होगी ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, क्योंकि यहाँ कंपटीशन है। 8वां प्रश्न का जो है सही आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। राजस्थानी पंजाबी मेरी जो है खड़ी बोली को सधुकरी भाषा जो है रामचंद्र शुक्ल कहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, जेहि पंखी के नियर होई कहे बिरह कै बात, सोई पंखी जाई जरी तरीबर होई निपात। उपयुक्त जो पंक्ति है किसकी है, आपको बताना है। ये जो पंक्ति है किसकी है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। ये जायसी की पंक्ति है। ये पद्मावत के जो नागमती खंड है, नागमती खंड उसी से ये जो है दिया गया है। नागमती जो है पद्मावत का तीसरा खंड है, आपको पता होना चाहिए। तो उसी से ये पंक्ति दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हनुमान चरित्र के रचयिता हैं। हनुमान चरित्र जो हैं उसके रचयिता कौन है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प आपको ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, यानी रायमल पांडे जो है हनुमान चरित्र जो है रचनाकार हैं उसके। और हनुमान बाहुक जो है तुलसीदास की रचना है। हनुमान जो बाहुक है वो जो है तुलसीदास की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, नाभादास कृत जो अष्टयाम पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है। यानी नाभादास के जो अष्टयाम पुस्तक है उसमें किसके जो है दिनचर्या का वर्णन किया गया है, आपको बताने हैं।
विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प ढूंढना है। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो सही जवाब दे पाइएगा, क्योंकि नाभाजा दास जो थे वो राम भक्त थे, आपको पता होना चाहिए। तो इनकी जो रचना में राम की दिनचर्या जो है दिनचर्या का वर्णन किया गया है। ये जो है भक्तिकार के राम भक्ति शाखा के कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जो है रचना नंददास की कृति नहीं है, आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने हैं। आप लोग इसको जो है शेयर करते रहिए और जो है कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके लिए ये जो है मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है। इसे जो है कल दीपावली था, इसलिए आप लोगों को खुशी को देखते हुए मैंने सोचा कि उसे जो है खुशियाँ में मैं बाधा ना बनूं और जो है इसे सुबह में अपलोड करूं। तो सुबह में कुछ टेक्निकल समस्या था, इसलिए 8 बजे नहीं अपलोड हो पाया, इसलिए इस टाइम अपलोड किया जा रहा है ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएँ, समझ सकें और आंसर कर सकें। तो इसको जो है आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो सही जवाब दे पा रहे हैं। कवि प्रिया जो है नंददास की रचना नहीं है, ये जो है केशव दास की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? आपको बताना है कि कौन सा जो युग्म है संगत है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। सॉरी, यहाँ पे कौन सा संगत नहीं है आपको जो है बताना है, कौन सा संगत नहीं है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, कौन सा संगत जो है नहीं पूछा गया है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो आप जो है इसका जवाब दे पाइए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। भाषा भूषण की नहीं है, ये जो है जसवंत सिंह का है, जसवंत सिंह की रचना है। अलंकार पंचिका जो है मतीराम की है, रस विलास चिंतामणि की है, विष्णुपद कीर्तन रसनिधि का है। ये तीनों सही है, लेकिन घ जो है भाषा भूषण के रचनाकार भूषण नहीं है, जसवंत सिंह होंगे, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा टाइपिंग में त्रुटियां रह जाती है तो उसे सुधार कर PDF में आपको जो है दिया जाएगा, ताकि आप लोगों को जो दुविधा है मन में वो दूर हो सके। 14वां प्रश्न है, बहुविध ची नचाय कै हरि रचियो कीड़ा रास, जे ही ना इच्छा झुरे बे की ऐसी बुद्धि के ही पास। उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? ये जो पंक्तियां हैं किसकी है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। ये कबीरदास की पंक्ति हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचना मीराबाई की है? किसकी निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी रचना जो है मीराबाई की है? कौन सी जो रचना है मीराबाई की नहीं है आपको बताना है। इसमें से जो है नहीं पूछा गया है कौन सी रचना जो है मीराबाई की नहीं है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। प्रेम तत्व निरूपण जो है मीराबाई की नहीं है। बाकी गीत गोविंद जी का, राग गोविंद और नरसिंह जी का मायरा, ये तीनों जो है मीराबाई की रचना है, लेकिन प्रेम तत्व निरूपण मीराबाई की रचना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, जन्म कार्य के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? जन्म कार्य के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प ढूंढना है। तो आप लोग इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। विकल्प क, पहले केशव दास आएंगे, उसके बाद बिहारी आएंगे, उसके बाद मतीराम, उसके बाद घनानंद। तो विकल्प का सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, रीतिकार का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान पाकर अमर हो गया? हिंदी साहित्य का वह कौन सा रचनाकार है जो मात्र एक रचना रचकर हिंदी साहित्य में सबसे जो है विशिष्ट स्थान पाकर अमर हो गया है? आपको बतानी है वो रचनाकार कौन है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग सही दे पा रहे हैं, विकल्प ग हो जाएगा। बिहारी राज की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई उनकी एकमात्र रचना है जिसे वो लिखकर जो है कवियों में श्रेष्ठ स्थान पाए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
18वां प्रश्न है 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। उपयुक्त पंक्तियों का संबंध किससे है? 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। उपयुक्त पंक्तियों का संबंध किससे है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। तो आप लोग इसका सही जवाब दे पा रहे हैं क्योंकि पिछले वीडियो में थोड़ा सा हिंट दिया गया था। तो इसका जो सही रचनाकार हैं विकल्प ख हो जाएंगे। प्रताप नारायण मिश्र की ये पंक्ति है जो ब्राह्मण पत्रिका निकालते थे। ब्राह्मण जो पत्रिका निकालते थे उसी में जो है 6 महीना के बाद जब पैसा नहीं मिलता था तो ये पंक्तियां का जो है चयन किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है निम्न में से कौन जो सा जो लेखक है भारतीय अनुमंडल का नहीं है? निम्न में कौन सा लेखक भारतीय अनुमंडल का नहीं है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। तो जब भारतेंदु जी पढ़ाया जा रहा था तो उसमें आपको बताया गया था। तो आप लोग इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। विकल्प जो है घ सही हो जाएगा। श्रीधर पाठक जो है भारतेंदु मंडल के रचनाकार नहीं है। बाकी तीनों प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी जो को है जो प्रेमघन भी बोला जाता है आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो है भारतेंदु मंडल में श्रीधर पाठक नहीं है। ये तीनों जो है थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है हिंदी साहित्य पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का सदा जो है ऋणी रहेगा। सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। उक्त कथन किसका है आपको बताने हैं। ये जो कथन है किस आलोचक का किस जो है हिंदी साहित्य के विद्वान का है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि महावीर प्रसाद हिंदी के जो है व्याकरण और शुद्धता भाषा के जो सफाई दिए उसका जो है प्रवर्तक हैं यानी सफाई किए हैं। व्याकरण की शुद्धता में जो है शुद्धता लाए हैं। तो इसके लिए सदा ऋणी रहेगा हिंदी साहित्य। ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना जगन्नाथ दास जो है रत्नाकर की नहीं है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। आप लोग जो है इसे दोस्तों में शेयर करते रहिए और जो है इसको जो है अंत में अपना जोड़ते जाइए कितना आपका सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। अंत में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना स्कोर गया है ताकि हम एनालिसिस कर सकें कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है, हमें किस चीज़ों का और जो है सुधार करने हैं। अब जो है प्रैक्टिस सीटें लगभग जल्दी करवाया जाएगा 15 तारीख से। हो सकता है प्रत्येक दिन हो। तो आप लोग जो है ये चिंता ना करें कि प्रैक्टिस सेट कम किया जा रहा है। हम लोग जो है लगभग 25 से 30 प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं इस एग्ज़ाम में। तो लगभग ये छठा चल रहा है और बाकी 20 से 25 प्रैक्टिस सेट और करवाए जाएंगे। तो 15 तारीख से प्रत्येक दिन करवाया जाएगा तो आपको तैयारी अच्छा करवा दिया जाएगा। 21वां प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए कि इसका क्या सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। भरमरदूत जो है रत्नाकर के नहीं है। बाकी हिंडोरा, गंगावतरण, उद्धव शतक तीनों रत्नाकर के हैं। अब ये समझ आता है कि भरमरदूत आखिर किसका है। तो एक रचनाकार हैं सत्यनारायण उन्हीं की जो है ये रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? ये जो पंक्तियां दिया गया है उसके रचनाकार कौन है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख सही हो जाएगा। ये जो पंक्तियां हैं रामनरेश त्रिपाठी की है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 23वां प्रश्न है गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं हैं। मैथिली शरण गुप्त के संबंध में यह कथन किसका है आपको बतानी है कि ये जो कथन है किसका है, किसने ये बातें को कहा है। विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग सही हो जाएगा। ये जो है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
24वां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? जो कर्ण है, महाभारत के जो कर्ण है, वो इनकी कौन सी कृति का कथानायक है? किसको जो है काव्य का नायक बनाया गया है? किस काव्य में जो है कर्ण को नायक बनाया गया है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। रश्मि रथी के जो है नायक हैं कर्ण, जो रामधारी सिंह की रचना है। इसका प्रकाशन जो है 1952 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। छायावाद संबंधी यह कथन किसका है? आपको बताने हैं कि उपयुक्त जो कथन है छायावाद के संबंध में ये किसने कहा है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। ये जो कथन है नंदुलाल वाजपेयी का है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है। आप प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा ताकि कोई दुविधा ना रहे, क्योंकि यहाँ देखिए प्रश्न में उलझाया गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सभी तो छायावादी कवि जो जयशंकर प्रसाद की रचना है, लेकिन यहाँ देखिए काव्य पूछा है। अगर उपन्यास से पूछता तो उसका अलग आंसर होता है, काव्य पूछा है उसका अलग है। अगर नाटक पूछ देगा तो उसका अलग आंसर हो जाएगा। तो आप लोग प्रश्नों को गौर से पढ़िएगा, चीज़ों को समझिएगा। जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है 2 से 3 बार प्रश्न पढ़िएगा तो आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। तो यहाँ जो है काव्य पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर जो है विकल्प घ हो जाएगा। झरना जो है जयशंकर प्रसाद की काव्य है। बाकी तितली कंकाल लीलावती उपन्यास है। तो यहाँ काव्य पूछा गया है तो सही आंसर जो है विकल्प घ हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है, काव्याध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? यानी काव्य अध्यात्म की जो समस्या है निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प आपको चुनना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी में काव्य अध्यात्म की समस्या को उठाए हैं। पुरोर्वा और उर्वशी के माध्यम से ये समस्या उठाई गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न को 28वां प्रश्न है, स्थापना और तर्क पर आधारित है। स्थापना है कि प्रगतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील थी। तर्क दिया गया है क्योंकि उसका लक्ष्य भौतिक यथार्थवाद के आधार पर निर्मित मूल्यों को प्रतिष्ठित करना था। अब आपको इसको चयन करना है कि कौन सही है कौन गलत है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, क्योंकि तर्क भी सही है और जो है स्थापना भी सही है, दोनों सही है। तो विकल्प क सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं, तो आप लोग इसको जवाब दीजिए कौन सा सही नहीं है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प जो है घ हो जाएगा। एक शहर की मौत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। ये अमृता प्रीतम एक पंजाबी रचनाकार हैं। अमृता प्रीतम उन्हीं की ये रचना है। ये पंजाबी रचनाकार थे। एक शहर की मौत अमृता प्रीतम की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। उतना वह सूरज है विष्णु प्रभाकर की रचना नहीं है। ये भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। अग्रवाल की रचना है। तो बाकी सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र का है। कर सुनना मुझे धूमिल का है। 7 ग्रीष्मवर्ष जो है धर्मवीर भारती का है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। उतना वह सूरज है भारत भूषण अग्रवाल की ये सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है, नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए।
जो नाटक दिए गए हैं उसको उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ दो विकल्प का नाम एक जैसा है, सिर्फ मिस्र और राल में फर्क है, तो आपको ध्यान से इसको देखना है कि कौन सा किनका है। तो यहाँ देखिए कोणार्क जो हैं रचनाकार हैं, कोणार्क के जगदीश चंद्र जो हैं कोणार्क के रचनाकार हैं। अंधा कुआं जो है लक्ष्मी नारायण का है। चक्रव्यूह जो है अंधा युग धर्मवीर भारती का है। चक्रव्यूह जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप मिला कर देख लीजिए कौन वाला जो है सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 32वां प्रश्न है, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किनका है? नाटक रंगमंच जो है नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक को ही रंगमंच के अनुकूल होना चाहिए। यह कथन किसका है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प जो है जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। विकल्प ग सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न है, निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास का पात्र है? निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास का पात्र है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा के जो हैं पात्र हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। कौन सा इसमें असंगत है उसका चयन करना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। तितली जो है वृंदावन वर्मा का नहीं है, ये प्रसाद की उपन्यास है। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद बूंद और समुद्र अमिता नागर का, टेढ़ में नजर भगवती चंद वर्मा का। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं कौन है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो ये जो है बहुत बार पढ़ाया जा चुका है, आप लोग को ध्यान में होगा तो समझ में आ रहा होगा। विकल्प ग सही हो जाएगा। ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है जो 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 36वां प्रश्न है, असंगत को चुनिए। कौन सा असंगत है उसको चुनना है आपको। तो देखते हैं। कफन जो मुंशी प्रेमचंद का है सही है। तिरछ उदय प्रकाश का है ये भी सही है। वापसी उषा प्रियवंता का है ये भी सही है। पुरस्कार जयनेन्द्र कुमार, ये गलत है, जयनेन्द्र कुमार नहीं होगा, ये प्रसाद की रचना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 37वां प्रश्न है, जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली है उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है आपको बताना है। ये जो कथन है किसका है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। ये जो है रामविलास शर्मा का कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 38वां प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध में संग्रह है आपको बतानी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस निबंध में संग्रह में संग्रहित है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प चुनना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। कर्पदता में ये चीजें संग्रहित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 39वां प्रश्न है, निम्न आलोचना को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यानी ये जो रचना आलोचनात्मक ग्रंथ है उसको उनके रचनाकार के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की है। इतिहास और आलोचना नामवर सिंह की है। प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा की है। कविता से साक्षात्कार मरियज की है। तो देख लीजिए कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल कृत त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। यानी रामचंद्र शुक्ल जो त्रिवेणी नाम से समीक्षात्मक ग्रंथ लिखे हैं उसमें किन जो है 3 जो महान कवियों को स्थान दिए हैं वही आपको चुनना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। जायसी, सूरत, तुलसी को तीनों कवियों को स्थान दिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न है, आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है। आप हुदरी
किस साहित्यकार की आत्मकथा है, आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। रमणिका गुप्ता की ये रचना है। उसकी एक और आत्मकथा है जिसको नाम है हादसे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है। आवारा मसीहा जो है किस गद्य विधा की रचना है, आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। ये जीवनी विधा की रचना है जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की ये जीवनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 43वां प्रश्न है, निम्न में से श्री राम शर्मा का संस्मरण ग्रंथ नहीं है, कौन नहीं है, आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने हैं। आप जो है अंत में कितना सही होता है ईमानदारी से हमें बताइएगा ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि हमें एक उत्साह और मोटिवेशन मिलता रहे। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। रौटा उधार श्री राम शर्मा की नहीं है, बाकी जंगल के दीप, जीव, प्राणों के सौदा, वे जीते कैसे हैं, ये तीनों उनकी संस्मरणात्मक कृति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 44वां प्रश्न है, मास्टर मनबोध की डायरी के रचयिता हैं, कौन है इसके रचयिता, आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जो है डॉक्टर मनबोध की डायरी के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 45वां प्रश्न है, हिंदी में रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन है, विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। शिवदान सिंह चौहान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दलित विमर्श पर आधारित कृति संतप्त के रचनाकार कौन है। दलित विमर्श पे आधारित जो कृति है संतप्त, उसके रचनाकार कौन है, आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। पिछली बार टीजीटी में यहाँ से 2 प्रश्न बने थे, तो हो सकता है इस बार भी पीजीटी में पूछा जा सके, तो आपको सारी चीज़ों को देखना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। सूरजपाल सिंह चौहान की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 47वां प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे। हिंदी जो प्रदीप पत्रिका थे उसके संपादक कौन थे, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 48वां प्रश्न है, मतबारा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होता था, आपको बतानी है कि मतबारा जो पत्रिका था वो कहाँ से प्रकाशित होता था। विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। कलकत्ता से प्रकाशित होता था। निराला जो है इसके संपादक रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49वां प्रश्न है, काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं। काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं, कौन है उनके रचनाकार हैं, आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। तो काव्य मीमांसा जो है राजशेखर की रचना है। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय क्या है, आपको बताने हैं। आशय है, क्या आशय है वही आपको बताने हैं। तो प्रकृति की नकल करना ये नहीं है। पुनः सर्जन करना ये लग रहा है। नकल ये भी नहीं होगा। वस्तुपरक अंकन ये भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। पुनः सर्जन करना यानी अनुकरण का आशय यही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है। प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है, आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। वैदिक संस्कृत सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेपाली भाषा की लिपि क्या है। नेपाली जो भाषा है उसकी लिपि क्या है, आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। देवनागरी जो है नेपाली भाषा की लिपि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बता दें कि भाषा विज्ञान से भी क्वेश्चन बने थे, इसलिए मैंने इसको यहाँ समाहित किया है। नोट्स में भी इसका चर्चा किया है। आप लोग जो है मेरे नोट्स को रिवीजन करते रहें और जो पुस्तक बताए हैं उसका भी अध्ययन करते रहें ताकि आपकी तैयारी संपूर्णता को प्राप्त कर सके, आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएँ और अपना रिजल्ट जो है सुनिश्चित कर सकें। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है। पूर्वी हिंदी जो भाषा है उसका विकास किससे हुआ है वही बताना है।
ये जो सारे टॉपिक में करा दिया गया है, तो इसका सही आंसर विकल्प जो है घ हो जाएगा, अर्धमागधी से हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 54वां प्रश्न है, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? यानी हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा कब दिया गया संविधान के द्वारा, वही बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 को जो है राजभाषा जो है दिया गया था मान्यता, इसलिए उस दिन जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 55वां प्रश्न है, मिस्र बंधु ने रीतिकार को क्या नाम दिया है? मिस्र बंधुओं ने रीतिकार को क्या नाम दिया है, वो बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, अलंकृतकार नाम दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56वां प्रश्न है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है, आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, जॉन गिल क्राइस्ट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग जो हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा और कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अब जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। 15 तारीख से प्रत्येक दिन जो है रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। आज जो है कल जो दीपावली था, कल आपकी खुशियों में मैं बाधा बनना नहीं चाह रहा था, इसलिए जो है कल अपलोड वीडियो नहीं किया। आज जो है कर रहा हूँ ताकि आपका तैयारी हो सके। और अगले वीडियो जो लगभग शाम तक जाएगा, उसमें हिंदी जो बिहार बोर्ड की पुस्तक है, उसमें जो काव्य खंड खुद छूट गए हैं उसी को हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, 11वीं का जो है बिहार बोर्ड का पुस्तक का अध्ययन करेंगे। तो 57 जो है ध्रुव स्वामी नाटक कितने अंकों में विभाजित है, ये आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क सही हो जाएगा, 3 अंकों में विभाजित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता, विवाह तो आत्मा को और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है। यह पंक्ति प्रेमचंद के किस उपन्यास से दिया गया है, आपको बताना है। ये पंक्ति किस उपन्यास से दिया गया है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, गोदान से दिया गया है। आप लोगों को बीपीएससी में अगर कोई भी पंक्ति पूछे और गोदान विकल्प में रहे, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता हो तो आप गोदान करके टिक करके आइएगा, तो 75% आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। प्रियंगु मंजरी जो है मोहन राकेश के किस नाटक का पात्र है, आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। प्रियंगु मंजरी जो है मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, आषाढ़ के एक दिन नाटक के पात्र हैं, जो कालिदास से उनका विवाह होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महर और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महर वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। उपयुक्त कथन किस कहानी से लिया गया है, आपको बताना है। ये जो पंक्ति है किस कहानी से लिया गया है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, 20 के दांत, जो नरेंद्र विलोचन शर्मा की कहानी है उसी से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण वाले सेक्शन को हम लोग देखते हैं। व्याकरण वाले सेक्शन से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैंने 20 प्रश्न को आपके सेट में समाहित करने का प्रयास किया हूं, ताकि आपकी तैयारी जो है अच्छी ढंग से हो सके। तो इसमें देखिए कर्म कारक की विभक्ति है, कौन सा विभक्ति है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो आपको पता है कर्ता ने कर्म को कर्म से, कर्ता ने कर्म को, तो ये जो है विकल्प ग सही हो जाएगा। को जो है कर्म कारक की विभक्ति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, आपको बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, इच्छा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 63वां है, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, कौन जो है शुद्ध है आपको बताना है। बहुवचन की दृष्टि से एक जो वाक्य है शुद्ध हैं, आपको चयन करना है कि कौन से वाक्य शुद्ध हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, चिड़िया उड़ गई। ये चिड़िया जो है बहुवचन है, तो ये जो है सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
64वां प्रश्न है, नाविक शब्द का संधि विच्छेद है। नाविक शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है, आपको ढूंढना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प जो है घ सही हो जाएगा। 9 जोड़ 1 बराबर नाविक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 65वां आंसर है, प्रश्न है, निश्चय शब्द में कौन सी जो है संधि है। निश्चय शब्द में कौन सी जो संधि है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, विसर्ग संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 66 का सही आंसर कौन होगा आपको चुनना है। निम्नलिखित में से अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। रातों रात जो है अव्ययीभाव समास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 67वां प्रश्न है, पारनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पारनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, हार प्रत्यय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चाय आगत शब्द है, कहाँ से आया है चाय शब्द आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। बहुत ही सरल प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, चीनी शब्द है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 69वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है। कौन जो है सूर्य का पर्यायवाची है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। अर्क जो शब्द है सूर्य का पर्यायवाची है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। बिना पानी में कौन सा समास है आपको बतानी है कि बिना पानी में कौन सा समास है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, बहुविधि समास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 71वां प्रश्न है, उजरना शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उजरना शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उ उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा जंगम का सही विलोम शब्द है। जंगम का सही विलोम शब्द कौन सा है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है सही आंसर जो है विकल्प ख हो जाएगा। स्थावर जो है जंगम का सही विलोम शब्द है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानना है कि कौन सा मिश्र वाक्य है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना चाहिए, ये मिश्र वाक्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ है। हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रार्टेन शब्द है, कौन सा शब्द है आपको बताना है। रार्टेन कैसा शब्द है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, विदेशी शब्द है रार्टेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैं पत्र लिखा वाक्य में पत्र कौन सा कारक है। मैं पत्र लिखा वाक्य में पत्र कौन सा कारक है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, कर्म कारक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। घड़ों पानी पड़ना मुहावरा का अर्थ क्या है। घड़ों पानी पड़ना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, अत्यंत लज्जित होना। अब हम लोग जो है अंतिम अवस्था में पहुंच रहे हैं। 80 प्रश्न हम लोग करेंगे, 78 प्रश्न पर आ गए हैं। घाटी का विलोम है। घाटी का विलोम क्या है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, समतल जो है घाटी का विलोम है, क्योंकि पहाड़ी और पर्वत इसका पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 69वां प्रश्न है, स्त्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। कितने भेद हैं आपको बताना है। स्त्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। तत्भव, तद्भव, तत्सम, देशज, विशेषज 4 भेद हैं।
चलिए इस वीडियो का अंतिम और 80वां प्रश्न देखते हैं। कविता का बहुवचन है। कविता शब्द का बहुवचन क्या है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। इस प्रकार से जो है कविता लिखा जाता है, ये जो है सही बहुवचन है। तो इस अभ्यास सेट में आपका कितना सही हुआ है हमें आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है, और ईमानदारी से बताइएगा क्योंकि हमें पता है कि आप कितना सही कर सकते हैं। आपका तैयारी कैसा है ईमानदारी से बताइएगा ताकि हम समझ सकें और आपकी कमियों को दूर कर सकें। और दूसरी बात है, अगर पीडीएफ जो अभी तक क्लास हुआ है, जो प्रैक्टिस सेट होगा सारा का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो 249 रुपया मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे जो है फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम करके आप जो है उसका स्क्रीनशॉट मेरे इस नंबर पे भेज दीजिएगा, तो हम जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं 249 रुपया मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पर फ़ोन पे या गूगल पे करके इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देना है ताकि हम आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकें। तो आप लोग जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से करवा दें, और आप लोगों से निवेदन है कि जितना नोट्स दिया गया है सही से रिवीजन करें, उसको एक एक शब्द को देखें ताकि आपका एग्जाम में तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। हम लोग जो है एससीईआरटी पुस्तक को जो है अध्ययन कर रहे हैं, कल तक हो सकता है एससीईआरटी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उसको देखेंगे, और उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप अगर टीजीटी पीजीटी किसी भी का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है महत्वपूर्ण है। तो आप जो है हमारे चैनल पे बने रहें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।